आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में मराठा उत्कर्ष और आंग्ल मराठा संघर्ष। और ये जो इतिहास का क्रम है, इस इतिहास के क्रम में ये हमारे टॉपिक का एक अगला पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल यानी कि अंग्रेजों ने मराठाओं को पराजित करके भारत पर अपने आधिपत्य के चरण का अगला जो प्रोसेस है उन्होंने उसे कंप्लीट किया। क्योंकि मराठा जो है वो सबसे बड़ी शक्ति भारत में उस समय थे और उनको पराजित करके अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा अवसर ये मिल गया कि हाँ, उन्हें इस बात का निर्भीकता हो गई कि अब भारत में उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आखिरकार मराठा साम्राज्य जो मुगलों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य था भारत में, यह सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति थी, उसको अंग्रेजों ने किस प्रकार से पराजित किया और उसका जो इतिहास है, उसका जो बेसिक स्टार्टिंग है वो कहाँ से होता है, जिसके क्रम में हम लोग शिवाजी के एक छोटे से इतिहास को भी देखेंगे, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक और यह हम कह सकते हैं कि मराठाओं के मुख्य उत्कर्ष और मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का जो बेस है वो शिवाजी ने ही दिया था। इन सब के क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब भारत में शिवाजी का उत्कर्ष यहाँ हो रहा है या शिवाजी अपना प्रोसेस बढ़ा रहे हैं आगे, मराठाओं के जो भी उनकी स्वतंत्रता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं उस अभियान को, तो उस क्रम में भारत में क्या स्थिति है हम इसको देखेंगे। और उसी क्रम में भारत की स्थिति में क्योंकि औरंगजेब भी है, हम उसको भी थोड़ा समझें कि उसका क्या रोल है शिवाजी के उत्कर्ष में और मराठों के उत्कर्ष में, और भारत में अंग्रेजों का और यूरोपीय जो आए हैं उनके बीच में क्या रोल चल रहा है और वो किस प्रकार से भारत की स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, और आगे चल के किस प्रकार जब शिवाजी का देहांत होता है या शिवाजी की मृत्यु होती है तो उसी के बाद मराठों में किस प्रकार पेशवाओं का उत्कर्ष हो जाता है, और पेशवाओं के उत्कर्ष के बाद कैसे पेशवा जो भारत में सबसे बड़े मराठा क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उस बड़े मराठा क्षेत्र को आगे चल के कोई संभालने वाला नहीं मिलता है, और उसी का लाभ उठाकर अंग्रेज क्या करते हैं अपने आधिपत्य के जो चरण है उसको आगे बढ़ाते हैं और भारत में एक बड़ी शक्ति या कह सकते हैं निर्विरोध शक्ति के रूप में अंग्रेज स्थापित हो जाते हैं। हम इन सब के इतिहास को विस्तार से अभी देखेंगे और एक छोटी सी कहानी के रूप में देखेंगे जो कि मैंने यहाँ टेबल के रूप में आपको दिखा रखा है। ठीक है, अब हम आइए समझते हैं कि आखिरकार ये इतिहास किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके पहले हमने आपको बताया कि अंग्रेजों ने बंगाल को जीत रखा है, अवध को भी एक तरह से उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कर्नाटक आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो लड़े हैं वो सब भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से मैसूर और टीपू सुल्तान को 1800 आते आते खत्म कर दिया है, और अब उनके सामने जो समक्ष चुनौती है पेशवाओं का साम्राज्य है उसको उन्हें हटाना है। उसको हटाने के क्रम में उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो उन्होंने अपने जो पिछला इतिहास है उसके अंतर्गत उन्होंने जो नज़र बनाई हुई थी उसका अध्ययन किया और कैसे उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आइए हम इसको देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है भारत में मराठा उत्कर्ष और आंग्ल मराठा संघर्ष। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने तुरंत देखा कि भारत में यहाँ स्थिति मैंने दिखाई है। भारत में स्थिति का मतलब है जब मैं भारत में कहता हूँ तो भारत में कहने का मतलब भारत में एक मुगल साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य का एक अच्छा खासा विस्तार था। उस विस्तार में औरंगजेब एक बहुत ही बड़ा शासक था और उसके बड़े शासन के क्रम में उसका कालखंड आप देख लीजिए 1659 से 1707 का कालखंड है। औरंगजेब का शासन यहाँ चल रहा है और औरंगजेब के समय में ही क्या हो रहा है, यहाँ बगल में आप देखेंगे कि मराठों का उत्कर्ष भी मैंने लिखा हुआ है। मराठों के उत्कर्ष में आप देखेंगे तो मैंने शिवाजी का कालखंड लिखा हुआ है 1627 से लेकर 80। आप इन दोनों के कालखंड को देखेंगे तो लगभग आपको एक जैसा कालखंड आपको दिखेगा। और इस कालखंड में एक तरफ औरंगजेब के कालखंड औरंगजेब के साम्राज्य में विद्रोहों की शुरुआत हो चुकी है और ठीक ठाक स्तर पे विद्रोह हो रहे हैं चारों तरफ। उत्तर से लेकर दक्षिण में विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं और मुगल साम्राज्य में अस्थिरता भी बढ़ रही है। इन्हीं विद्रोहों के क्रम में शिवाजी जो कि 1627 और 80 में इनका पूरा कालखंड था उसमें क्या कर रहे हैं, मुगलों के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा है इसके लिए मराठा स्वतंत्रता के लिए। और जब यहाँ विद्रोह और इसमें अस्थिरता हो रही है, मराठा भी अपना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़े हैं, तो यहीं भारत में एक घटना और घट रही है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है कि भारत में इसी समय में अंग्रेज और यूरोपियों का भी प्रभुत्व बढ़ रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हो गया है और 1668 आते आते सूरत में प्रथम फैक्ट्री भी इन्होंने क्या कर लिया है, लगा लिया है। और इसी के बाद अंग्रेज और साथी रहे। अंग्रेजों ने क्या किया है, सूरत से अपनी जो मुख्यालय उसको हटा करके बम्बई 1687 में बम्बई में अपना मुख्यालय बना लिया,
जिससे कि उन्हें शिवाजी जी का भी सामना ना करना पड़े। देखिए 1687 का समय है, उसके पहले यहाँ पे शिवाजी को और मराठों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और साथ साथ ये फ्रांसीसी संघर्ष से भी उस समय बचना चाहते थे और ये इंतजार करना चाहते थे कि आगे भारत की स्थिति क्या होती है। उसी के क्रम में 1698 का समय है, जिसमें बंगाल में जाकर के कोलीकट, सुतनाटी और गोविंदपुर के 3 गांवों को प्राप्त कर उनकी जमींदारी अजीमुल शान से क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। ये तो हो गया अंग्रेजों का एक छोटा सा वाक्य, किस प्रकार से अंग्रेज भी इसी कालखंड में अपने आप को अपनी प्रभाविता को दर्शा रहे हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग वापिस शिवाजी की तरफ आ जाते हैं। अब हम लोग शिवाजी का एक छोटा सा इतिहास देखेंगे। शिवाजी का जन्म जो है सिवनेर के जुन्नार में हुआ है। इनके पिता का नाम शाह जी है, माता का नाम जीजाबाई है और इनके गुरु जो हैं वो रामदास हैं। आप इनके गुरु को स्पेशली याद रखिएगा, इनकी माता का नाम, इनके पिताजी का नाम और उसके साथ साथ इनके संरक्षक जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है दादाजी कोंडदेव। आप इनमें गुरु रामदास हैं और इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव हैं। ये आप याद रखिए क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में हमें मिल जाता है इनके किसी भी इतिहास के शिवाजी के। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव ऐसा हमें क्वेश्चन के रूप में मिलता है और हमें याद भी होना चाहिए, इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई का था। और ये अपने आप को हिंदुओं के धर्मोद्धारक भी मानते थे, ऐसा मानते थे कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, उसी के क्रम में हिंदुओं को या एक उपाधि इन्होंने लिया, हिंदू धर्मोद्धारक और कुलवतन शाह, इन्होंने 2 उपाधियां ऐसी धारण की थी। किसने? शिवाजी ने। अब शिवाजी का मैंने बताया, इसी क्रम में इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष भी छेड़ रखा है और इसे उन्होंने मराठा स्वतंत्रता का नाम दिया है और ये इसमें काफी हद तक सफल भी होते हैं क्योंकि औरंगजेब का शासन क्या हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। औरंगजेब 1707 में उनका देहांत हो जाएगा, शिवाजी का भी 1680 में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद शिवाजी एक ठीक ठाक स्थान मराठों के लिए बना के चले गए हैं और उसी के समय में यहाँ कुछ लोग उभर कर आते हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे। अब इसी संघर्ष के क्रम में 1663 में शाइस्ता खां को पूना से भगा दिया, उनकी एक उंगली भी काट दी, उन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खां को सबसे पहले भेजा था। इसी के बाद क्या हुआ, अच्छा इस समय इन्होंने राजधानी रायगढ़ में बनाई। ठीक है, उसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि की। क्या किया? पुरंदर की संधि। शाइस्ता खां को परास्त करने के बाद शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुई थी। लेकिन राजा जय सिंह मुगलों की तरफ से आए थे। औरंगजेब ने उन्हें इस बात के लिए भेजा था कि जाइए और शिवाजी को क्या कीजिए, कब्जे में कीजिए। और इस संधि के तहत शिवाजी और उनके जो पोते हैं साहू जी, वो क्या हुए, मुगल दरबार में उपस्थित भी हुए। और उसी के क्रम में संधि के बाद संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद में धोखे से डाल दिया गया। मतलब वहां वो उपस्थित हुए और उनका थोड़ा सा अपमान किया गया, थोड़ा नहीं कहेंगे बहुत बड़ा अपमान किया गया। उन्हें एक उचित स्थान नहीं दिया गया साम्राज्य में या उस दरबार में, जिसकी वजह से वो आहत हुए। उनको इस बात का बुरा लगा कि इन्होंने उनके साथ क्या किया, अपमान किया है। किसने? औरंगजेब। और उन्होंने जब विरोध किया तो शिवाजी को भी उन्होंने कैद कर लिया और साहू जी को भी उन्होंने क्या कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन इन दोनों को कैद करने क्रम में शिवाजी किसी तरह अपने आप को वहां से बचाने में सफल होते हैं और वो आने के बाद वापिस सूरत को लूटते पाटते हैं और वापिस मराठे क्या करते हैं, मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर देते हैं और बड़े स्तर पे। ठीक है, लेकिन अभी भी साहू क्या है, इनके कैद में है। आगे चल के अभी हम बताएं कैसे कैसे आजाद होते हैं। प्रशासन कैसे चल रहा है शिवाजी का? शिवाजी का प्रशासन जो है वो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल के रूप में चल रहा है। इसे भी आप याद रखिएगा, इनका क्या है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल के रूप में माना जाता है। आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा आपको अष्टदिग्गज, एक मिलेगा अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज शब्द जो है ये जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो तुरंत आप कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य यहाँ से आप इसे संबंधित कीजिएगा और कृष्णदेवराय से संबंधित इसे कीजिएगा। जबकि अष्टप्रधान जो है वो मंत्रिमंडल है। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है और वो शिवाजी से संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इनके प्रशासन का एक हिस्सा कर होता था, टैक्सेशन, राजस्व, जिसमें ये चौथ और सरदेशमुखी के रूप में ज्यादातर वसूलते थे। चौथ और सरदेशमुखी के रूप में जब आप कहेंगे तो चौथ लूट का कर होता था, या हम कह सकते हैं कि अन्य राज्यों पर शिवाजी के जो मराठे लड़ाके हैं वो अटैक नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे। इस बात का आश्वासन इसलिए दिया जाता था कि जो विरोधी राज्य है या दूसरा राज्य है वो उन्हें चौथ के रूप में अपने राजस्व का 25% हिस्सा देगा।
इसके अलावा सरदेश मुखी क्या होता था? सरदेश मुखी उनके मराठा क्षेत्र में जो स्वतंत्र, जो उन्हें जमींदार किस्म के होते थे, जो शिवाजी ने उनको रख रखा था कि आप यहाँ शासन चलाते रहिए, लेकिन अपने राजस्व का एक, क्योंकि मैं आपका जो आपका देश है उसका सारे नौबत हूँ, मैं आप कह सकते हैं कि उसका प्रधान हूँ, तो इसी के रूप में उन्होंने सरदेश मुखी नामक टैक्स लगाया था, जो उस पूरे क्षेत्र का क्या होता था, 10% हिस्सा उन्हें टैक्स के रूप में चाहिए होता था। ये मराठा क्षेत्र का टैक्स होता था। इसके अलावा आप तुरंत देखेंगे कि यहाँ मैंने एक टॉपिक लिख रखा है, मराठों में पेशवाओं का उत्कर्ष तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार और आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत तथा अंग्रेजों का आधिपत्य। मैंने ये लिख रखा है, इसको आप फिर से सुन लीजिए। मराठों में पेशवाओं का उत्कर्ष तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार, इसके अलावा आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत तथा अंग्रेजों का आधिपत्य, या यूं कह सकते हैं कि मराठों को किस प्रकार से पराजित कर अंग्रेजों का यहाँ पर आधिपत्य हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। 1698 के बाद ये यहाँ पे नजर गड़ाए बैठे हैं, और अंग्रेज इसी के क्रम में यहाँ पे मराठों के साथ संघर्ष छेड़ने से पहले अंग्रेज कर्नाटक युद्ध जीत चुके हैं, बंगाल को जीत चुके हैं, उत्तरवर्ती मुगलों को भी उन्होंने पस्त कर दिया है, अवध के नवाबों को भी उन्होंने क्या कर दिया है, पस्त कर रखा है। अब मराठे बढ़ रहे हैं तो मराठों को भी वो धीरे धीरे गुड़ा गणित लगाकर पस्त करेंगे। वो हम देखेंगे किस प्रकार अगले टॉपिक में आएगा, इसे हम लोग वहाँ पर देखेंगे। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, आखिर ये पेशवा है कौन? पेशवा जो अष्ट प्रधानमंत्री मंडल है, इसी मंत्रिमंडल के जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी या हम कह सकते हैं मुख्यमंत्रीगण होते थे, जो सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे, वो मराठाओं में पेशवा ही होते थे। और आगे चल के जब शिवाजी की मृत्यु के बाद और साहू जी को जब बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ दिया अपनी कैद से, मुगल कैद से, तो जो संघर्ष शुरुआत हुआ उसी के क्रम में क्या हुआ, मराठा पेशवाओं का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। और इसी उत्कर्ष के क्रम में मराठा क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक में ये बात देखेंगे कि किस प्रकार मराठा पेशवाओं का उत्कर्ष हुआ, मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ, अंग्रेजों से उनका किस प्रकार संघर्ष हुआ और किस प्रकार अंग्रेज विजयी रहे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, आगे हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।